हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय स्टडी क्लासेस में। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 14 विच इज़ सोर्स ऑफ एनर्जी को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले एनर्जी होता क्या है, एनर्जी की डिफ़ाइन क्या होती है। इट इज़ कैपेसिटी टू डू वर्क। तो वो कोई काम करने के लिए जो ताकत होती है वो आती कहाँ से है, उसे हम सोर्स ऑफ एनर्जी बोलेंगे। सोर्स ऑफ एनर्जी डिफरेंट तरह की हो सकती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी की फॉर्म भी डिफरेंट तरह की होती है। देखते हैं जैसे कि अब एनर्जी कम्स इन डिफरेंट फॉर्म एंड वन फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर। एनर्जी डिफरेंट फॉर्म की होती है, थर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। और वो एक एनर्जी की फॉर्म दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे सोलर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं सोलर पैनल की मदद से। तो एक सोर्स ऑफ एनर्जी होता क्या है, जिससे हमारे एडुकेट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल सके, मतलब एनर्जी मिल सके, ईजिली फॉर्म में मिल सके, जिसको हम यूज़ कर सके और लंबे समय के लिए मिल सके। अब जो एनर्जी का सोर्स है उससे एनर्जी मिलेगी और उस एनर्जी से हम क्या क्या काम करेंगे। हम फूड बना सकते हैं, लाइटनिंग पर्पस के लिए इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ट्रांसपोर्ट के लिए उसमें पेट्रोलियम हो गया, जैसे फॉर रनिंग मशीन्स, किसी भी मशीन को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जैसे ये सब हो जाएगा। फॉर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के लिए। अब एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी के, अच्छे सोर्स ऑफ एनर्जी की खासियत क्या क्या है, क्वालिटीज़ क्या होंगी। तो सबसे पहले क्या होगी, जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट मास हम कर सके, बहुत देर तक काम कर सके उस एनर्जी से। वो चीप हो, इजीली अवेलेबल हो, हमको आराम से मिल सके, इजी टू स्टोर हो एंड ट्रांसपोर्ट, उसका आना जाना आराम से हो सके, उसको हम स्टोर कर सके उस एनर्जी को। ये नहीं उस एनर्जी के लिए हमको उसे बार बार प्रोडक्शन करनी पड़े उसके लिए। सेफ़ टू हैंडल एंड यूज़, उसको आराम से यूज़ कर सकें। एंड डज नॉट कॉज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जिससे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ज़्यादा ना हो। अब आता है फ्यूल्स। सबसे इंपॉर्टेंट डिफाइन है, द मटेरियल विच आर बर्न टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी आर कॉल्ड फ्यूल। तो फ्यूल क्या होगा, जितने भी मटेरियल, जितने भी सब्सटेंसेस जिनको जलाकर हमको हीट एनर्जी मिलेगी उसे हम फ्यूल्स कहेंगे। जैसे वुड हो गया, लकड़ी हो गई, कोल हो गया, एलपीजी हो गया, केरोसिन हो गया, ये सब हमारे फ्यूल्स होते हैं। तो अब कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि गुड फ्यूल होने की क्या क्या क्वालिटी है कैरेक्टरिस्टिक। उनका सबसे पहले होगा हाई कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू मीन्स इट गिव मोर हीट पर यूनिट मास, वो ज़्यादा हीट देंगे पर यूनिट मास में। सेकेंड, बर्न विदाउट गिविंग आउट एनी स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस, कोई भी हार्मफुल गैसेस नहीं देंगे। अगर वो स्मोक या हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस कर रहा है मतलब वो इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा है। और जब इन्वायरमेंट हार्म होगा तो फ्यूल वो बैड फ्यूल हो जाएगा, वो गुड फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं रहेगा। तीसरी कौन सी खासियत है, प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर, वो प्रॉपर उसका जलने का, हीट का एक लेवल होना चाहिए। चीप एंड ईजिली अवेलेबल हो, आराम से मिल जाए मार्केट में, ईजी टू हैंडल हो, सेफ टू ट्रांसपोर्ट हो, कन्वीनियंट टू स्टोर एंड बर्न स्मूथली, पूरा आराम से जल सके वो। फिर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब सोर्सेज ऑफ एनर्जी दो तरह के होंगे, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी या नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन कौन से होंगे, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, फॉसिल फ्यूल में भी कौन से, कोल एंड पेट्रोलियम जैसे कि। फिर थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, जियो थर्मल एनर्जी। अभी एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ेंगे। जबकि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन कौन से होंगे, सोलर एनर्जी, सोलर कुकर हो गए, सोलर पैनल हो गए, जिससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। एनर्जी फ्रॉम सी, जैसे टाइडल वेव्स हो गई, जो समुद्र की लहरें होती हैं उनसे। ओटी एनर्जी, बायोमास, बायोगैस प्लांट, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारे के सारे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी रहेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होगा, दो सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर नोन टू मोस्ट ऑफ द पीपल, जो सारे लोगों को पता है, जो हम यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में। जो फॉसिल फ्यूल हो गए, बायोमास हो गया। तो सबसे पहले फॉसिल फ्यूल कौन से हैं, वो फ्यूल जो हमारा फॉसिल से बनेगा। तो फ्यूल क्या होता है, जिसको बर्न करने पे, जिस सब्सटेंस को जलाने पे हमें हीट एनर्जी मिले, वो फ्यूल होता है। फॉसिल मीन्स जैसे कोल, पेट्रोलियम, ये हमारे फॉसिल्स होंगे क्या, जो डेड रिमेन ऑफ प्लांट रहते हैं
उनसे हमारे जो फ्यूल मिलेगा वो फॉसिल फ्यूल कहलाता है, जैसे कोल हो गए, पेट्रोलियम हो गए। लेकिन इनका डिसएडवांटेज क्या है कि इसे मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं बनने में, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, मिलियंस मीन्स लाखों साल लग जाते हैं। अवेलेबल इन लिमिटेड वेरी क्वांटिटी, अर्थ क्रस्ट के अंदर ये इतने ज़्यादा प्रेजेंट नहीं है कि हम इसको बिना सोचे समझे इसका अनलिमिटेड यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। दीज आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। एक बार ही जल जाए या एक बार ही यूज़ हो गया, हम इसे वापस यूज़ नहीं कर सकते, ये फिर ख़त्म हो जाएगा और बनने में भी बहुत टाइम रहता है, इसलिए फॉसिल फ्यूल एनर्जी जो है वो महंगी रहती है। फिर इंडिया हैज़ अबाउट 6% शेयर इन वर्ल्ड रिजर्व कोल, 6% ही वर्ल्ड रिजर्व कोल में रहता है। और ये कितना होगा? सिर्फ हम 250 साल तक और इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर हम आज के तौर पे देखें, जितना कंजम इसको आज के टाइम पे कर रहे हैं, अगर ऐसे ही हम कंजम्पशन इसका करते रहे तो हम सिर्फ इसको 250 साल तक और यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा पूरा का पूरा, और फिर इसको बनने में फिर लाखों साल लगेंगे। अब पोल्यूशन कैसे कैसे होता है फॉसिल फ्यूल से? जितना भी ऑक्साइड, जब इसे फॉसिल फ्यूल को हम जलाते हैं, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जब ये जलता है तो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर जो एसिडिक होते हैं ये रिलीज़ करता है एनवायरनमेंट में। ये कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, इसके ऑक्साइड ये सारे के सारे एसिड रेन के साथ जाकर मिल जाते हैं। जो हवा सॉरी जो रेन होनी होती है उस रेन के अंदर जाकर ये ऑक्साइड्स इसके साथ मिल जाते हैं और फिर एसिड रेन बन जाता है। डेट डैमेज ट्रीज, प्लांट या रिड्यूस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल भी ख़राब कर देता है। फिर दूसरा, इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। जब सीधी बात है, जब कोई फॉसिल फ्यूल जलेगा तो CO2 प्रोड्यूस होगी। तो जब CO2 प्रोड्यूस होगा एटमॉस्फेयर में, तो उससे क्या होगा? विच कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट लीडिंग टू एक्सेसिव हीटिंग ऑफ अर्थ। और जब ग्रीन हाउस इफेक्ट का इफेक्ट बढ़ेगा तब ग्लोबल वार्मिंग होगी, जिससे हमारा टेम्परेचर अर्थ का और बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ये दो मेन इसके पोल्यूशन कॉज बाय फॉसिल फ्यूल थे। अब इसका कंट्रोल करने का क्या तरीका है कि हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कंबशन प्रोसेस। ज़्यादातर ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर रिलीज़ ही तब होते हैं, क्यों? क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल पूरी तरह से बर्न नहीं होते, पूरी तरह से नहीं जलते हैं, जिसकी वजह से उसके ऑक्साइड्स रह जाते हैं और फिर वो एसिड रेन में इफ़ेक्ट करते हैं। तो हमारे को सबसे ज़्यादा क्या है इसका करना है? इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ कंबशन प्रोसेस, कि ये सही से पूरा जल सके, यूजिंग वेरियस टेक्निक टू रिड्यूस द एस्केप ऑफ हार्मफुल गैसेज। दूसरा कि इसका हार्मफुल गैसेज एनवायरनमेंट में लीक ना हो सके और एशेज इनटू द सराउंडिंग। डायरेक्ट एशेज और इसके हार्मफुल गैसेज इन्वायरमेंट में रिलीज़ ना हो, हमें इससे बचाना है। ठीक है, ये हमारा हो गया फॉसिल फ्यूल। अब अगला आता है थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट क्या होगा? अ पावर प्लांट विच यूजेस हीट एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी पावर प्लांट, कोई भी तरीका जिससे हीट एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके, उसे थर्मल पावर प्लांट बोलेंगे। जैसे कि कैसे करेंगे? हम फॉसिल फ्यूल्स जो है उसे बर्न करते हैं, प्रोड्यूस स्टीम टू रन टर्बाइंस। जो फॉसिल फ्यूल जलाते हैं तो उससे स्टीम निकलती है, उसका धुआं जो है उससे हम टर्बाइंस को घुमाने के काम करते हैं। जब टर्बाइंस रन करती हैं तो इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सेटअप पावर प्लांट्स नियर द कोल एंड ऑयल फील्ड टू मैक्सिमाइज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोडक्शन। दूसरा क्या कर सकते हैं कि जितने भी ये पावर प्लांट लगते हैं वो कोल और ऑयल फील्ड के पास में ही रखते हैं। इससे क्या होगा कि मिनिमाइज़ हो जाता है, कम हो जाता है, जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रोडक्शन वो बच जाता है। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ मोर एफिशिएंट। अगर वो ऑयल और कोल फील्ड के पास और मार्केट के अवेलेबल है पास में, तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिसिटी का आराम से जल्दी हो सकता है। फिर आता है हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो मीन्स ही होता है वाटर एंड पावर प्लांट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है? इट कन्वर्ट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर इनटू इलेक्ट्रिसिटी। जो बड़े बड़े डैम से जब वाटर ये गिरता है तो वो उसका जो तेज़ बहाव होता है फॉलिंग वाटर का, उसको यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। हाइड्रो पावर प्लांट आर एसोसिएटेड विद डैम्स। जितने भी डैम्स होंगे वो सारे के सारे उनके साथ हाइड्रो पावर प्लांट्स लगा होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रो डैम्स के अंदर हमारा जो रेन वाटर होता है या कोई भी नॉर्मल वाटर किसी भी वाटर बॉडी का, वो उसके अंदर स्टोर हो जाएगा और फिर उसकी ओपनिंग करके उससे फॉलिंग वाटर किया जाता है। वाटर को इतनी तेज़ बहाया जाता है कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो अराउंड 25% हमारी कंट्री की एनर्जी रिक्वायरमेंट हाइड्रो पावर प्लांट से ही पूरी होती है। अब हाइड्रो पावर प्लांट के फ़ायदे बहुत अच्छे हैं।
सबसे पहला क्या है, ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन नहीं करता, जबकि हमारे फॉसिल फ्यूल जो हमारा पुराना तरीका है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का, उससे बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है। फ्लोइंग वाटर इज़ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जो पानी बह रहा है वो ये तो है नहीं कि बहने के बाद ख़राब हो जाएगा, वो हमारा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, हम उससे बार बार यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। जबकि फॉसिल फ्यूल जो है वो नॉन रिन्यूएबल है, वो एक बारी ख़त्म हो गया तो फिर ख़त्म ही हो गया। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम प्रिवेंट फ्लडिंग ऑफ रिवर, प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन। अब हाइड्रो पावर प्लांट है तो वो किसी डैम के पास ही होगा, तो डैम बनाने का दूसरा एक तो फ़ायदा हो गया हमारे को, हाइड्रो पावर प्लांट में हेल्प होगा, दूसरा रिवर की फ्लडिंग से बचाता है, बाढ़ आने से बचा लेता है, और इरिगेशन के लिए वाटर हमें प्रोवाइड करते रहता है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है इसके, जब एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो सबसे पहला है लार्ज एरिया ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, अ वास्ट वैरायटी ऑफ फ्लोरा फोना, ह्यूमन सेटलमेंट गेट सबमर्ज्ड इन वाटर ऑफ रिजर्व फॉर्म्ड बाय डैम। जब डैम बनता है तो बहुत मेन हिस्सा पानी के लिए चाहिए होता है, तो एग्रीकल्चर लैंड जहाँ पे हम खेती कर सकते थे, या फ्लोरा फोना जहाँ पे जानवर या छोटे छोटे पेड़ या बड़े बड़े पेड़ थे, ह्यूमन सेटलमेंट जहाँ इंसान लोग रहते हैं, वो सारा का सारा वो हिस्सा पानी के अंदर धंस जाता है। क्यों? क्योंकि डैम है क्या, एक वाटर रिजर्व ही तो है, तो सारा सबमर्ज्ड हो जाता है, डूब जाता है उसके अंदर। उसकी वजह से जब फ्लोरा फोना हार्म होगा तो लार्ज इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। Vegetation that's submerged underwater rots under anaerobic condition and produce large amount of methane, which is greenhouse. जब वेजिटेशन जितनी भी होगी हमारी फ्लोरा, जब पानी के अंदर डूब जाएगी तो वो ख़राब हो जाएगी, एनारोबिक कंडीशन पैदा होगी, जिसकी वजह से वो सारी की सारी ख़राब हो जाएगी, सड़ जाएगी। जिसकी वजह से जब वो ख़राब हो जाएगी तो लार्ज अमाउंट ऑफ मिथेन गैस प्रोड्यूस करेगी, और मिथेन जो है उसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। सबको पता है ये मेन ग्रीन हाउस गैस होती है। ये सारे इसके कुछ कुछ ही तरीके से इन्वायरमेंट को हार्म भी करिए, लेकिन फॉसिल फ्यूल से बहुत ही कम वो इफ़ेक्ट होगा। फॉसिल फ्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारे इन्वायरमेंट को। इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ सेटिस्फैक्ट्री रिहेबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल। ये इसमें क्या होगा, अब जब डैम बनाना है, सॉरी इसके लिए, जब हम डैम बनाते हैं तो किसी भी हिस्से में वहाँ से लोगों को हटाना होता है, तो उनको दूसरी जगह घर देना या उनका सेटलमेंट करना वो मुश्किल हो जाता है, और कभी कभार ये प्रॉब्लम क्रिएट कर बैठता है। ये हमारा प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग वाटर एनर्जी, इसके अंदर ये हमारा एक डैम हो गया, यहाँ पे वाटर है हमारा रिजर्व हो रखा है सारा का सारा। ये हमारा डायनेमो होगा, डायनेमो के नीचे यहाँ पे लगा होता है टरबाइन, डायनेमो जिससे जो चेंज करता है वाटर को, वाटर की स्ट्रीम की पावर को, पोटेंशियल को इलेक्ट्रिसिटी में। और ये हमारा इलेक्ट्रिकल लाइंस हो गया, इलेक्ट्रिकल लाइंस ये होती है पावर सप्लाई, फिर यहाँ से हमारे होम्स तक बिजली आती है। तो यहाँ से क्या होगा, एक फ्लो ऑफ एनर्जी फ्लो ऑफ वाटर छोड़ा जाता है, पानी का बहाव छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से वो टरबाइन को मूव करने में हेल्प करता है, जिससे डायनेमो चेंज करके उसे इलेक्ट्रिसिटी में बदल के इलेक्ट्रिकल लाइंस पे छोड़ देता है। और जो पानी होता है वो वेस्ट नहीं होता, वो सारा रिवर्स में फिर से चले जाता है।